A very good morning to all of you. कैसे हो बच्चों? सर बढ़िया। बढ़िया। अच्छा जी, इन द लास्ट क्लास हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, जिसमें मैंने आपको दो एडजस्टमेंट्स पढ़ा दी थी। एक तो क्लोजिंग स्टॉक की और दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाते जाते मैंने आपको कुछ चीजें बता के गया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में होता क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दूसरे नाम से क्या कैसे कह सकते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इन अदर वर्ड्स, यानी आप कह सकते हो एक्सपेंसेस इनकर्ड, expenses incurred and due but not yet paid, या आप ये भी बोल सकते हो expenses due but not yet paid। due का मतलब क्या है? मान लो हमने हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 और एवरी मंथ हम हमारे एम्प्लॉय है, हमारा एक मिस्टर राम है, ये है मिस्टर राम, इनकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज। मिस्टर राम की मंथली सैलरी कितनी है? 20,000 रुपीज। हमने इनसे मार्च 2020 की सर्विसेज तो ले ली, लेकिन अप टू 31 मार्च 2020 हमने इनको सैलरी का पेमेंट नहीं किया। मार्च मंथ की सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ। हाउएवर सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर राम टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई हमने थर्ड चैप्टर जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर था, हमने वहां पे मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिखाया था कि while preparing the financial statements of the business organization at the end of the year, सबसे पहले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो हमने इनकम्स जनरेट की हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, एंड आफ्टर पुटिंग ऑल द इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन इनकम्स को जनरेट करने में, अर्न करने में जो हमने एक्सपेंसेस किए ड्यूरिंग द ईयर उनको रिकॉग्नाइज करके या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उनको डेबिट किया जाएगा, सो दैट वी विल बी एबल टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो भाई मिस्टर राम ने 12 मंथ तक सर्विसेज दी ऑर्गेनाइजेशन को, तो सैलरी एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए? 12 इंटू 20,000, दैट इज 2,40,000। लेकिन मार्च 2020 की सैलरी का तो हमने अभी तक मिस्टर राम को पेमेंट ही नहीं किया। तो ड्यूरिंग द ईयर 11 मंथ्स की जो आपने सैलरी दे दी मिस्टर राम को, उसके लिए आपने एंट्रीज पास की होंगी ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस और नो? अब जवाब दो मेरे को फटाफट। यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि सैलरी अकाउंट अगर मैं बनाऊं, सैलरी अकाउंट में बनाऊं तो सैलरी अकाउंट में मुझे 2,20,000 का बैलेंस शो हो रहा होगा। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बैलेंसिंग नहीं कर सकता मैं इसकी क्लोजिंग होगी बाय पासिंग क्लोजिंग एंट्रीज, और वो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो क्लोजिंग एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो 2,20,000 का बैलेंस शो हो रहा होगा। अब बात यह है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें 20,000 की सैलरी एक्सपेंसेस करंट ईयर में ही रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो यहां पर फिर मैं जैसे ही हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की, मैं सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 20,000। अब सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,40,000। इसके बाद हम ट्रांसफर एंट्री करेंगे, ट्रांसफर नहीं क्लोजिंग एंट्री करेंगे। क्लोजिंग एंट्री जब हम पास करेंगे, एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000। बेटा अकाउंटिंग तो ऐसे होती है, लेकिन इसी चीज को, इन्हीं एडजस्टमेंट्स को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे तो यहां पर डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू सैलरी अकाउंट, इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 2,20,000 और ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000, आउटर में लिखूंगा मैं 2,40,000। तो आपको लग रहा होगा कि भाई प्लस माइनस हम कर रहे हैं, प्लस माइनस नहीं होता है अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी में होता है डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटेंसी में क्या होता है बच्चों? डेबिट एंड क्रेडिट। हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, उसका एक एस्पेक्ट हमने सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया था टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और एक आपका बुक्स में ही आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ओपन हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा? क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय सैलरी अकाउंट 20,000। अब क्योंकि ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है, इसकी तो बैलेंसिंग होगी, यहां पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000 और 1920 के लिए ये अकाउंट हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब इसका क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का, दिस विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोलो क्लियर है? यस सर। ये मैं आपको पढ़ा के गया था। और हाँ, एक चीज मुझे बतानी थी कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप जो ये मैंने ऐड किया आउटस्टैंडिंग सैलरी को, ये केवल प्रेजेंटेशन का तरीका है, एक्चुअल में कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, एक्चुअल में तो डेबिट एंड क्रेडिट ही हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब बोलो इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है ऑन पेज नंबर 22.3। ये आप लोगों ने कर लिया? जल्दी बोलो बच्चों, देखो जवाब दे दो फटाफट। नो सर। नहीं किया तो बेटा ये आपका होमवर्क है, ये कर लेना। किसी ने किया है? नो सर। किसी ने नहीं किया, कोई No, बात sir. नहीं, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लेना। और चाहो तो मैं करा दूं, बोलो मैं करवाऊं? नो सर। चलो मैं करवा देता हूं, कोई बात नहीं। हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस गिवन है, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हमें कंप्लीट ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमें केवल एक पार्ट गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने हमें दे रखे हैं एक तो वेजेस पेड और एक आपको दे रखा है सैलरी पेड। वेजेस पे किए हैं 2,20,000 रुपीज के और सैलरी पे कर रखी है 55,000 रुपीज की, और ट्रायल बैलेंस इन्होंने क्लोज कर दिया क्योंकि एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस है। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स में उन्होंने दिया कि वेजेस ऑफ रुपीज 20,000 एंड सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी ड्यू बट नॉट येट पेड, नॉट येट पेड यानी नॉट येट पेड इन कैश। ये क्वेश्चन है, इसका बोल रहे हैं कि फाइनल अकाउंट्स में इनका क्या आप ट्रीटमेंट करोगे। तो बेटा वेजेस पेड यानी वेजेस पेड इन कैश, सैलरी पेड यानी सैलरी पेड इन कैश। तो वेजेस अकाउंट और सैलरी अकाउंट बना रखा होगा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उन अकाउंट्स में 220 और 55,000 के एक्सपेंसेस आपने वेजेस और सैलरीज के रेस्पेक्टिवली बुक कर रखे हैं। अब ईयर एंड में आपके 20,000 के वेजेस और 5,000 की सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी?
अब ये एक्सपेंसेस आपको करंट ईयर में ही रिकॉग्नाइज करने हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ड्यू तो करंट ईयर में ही हुए हैं, लेकिन पे नहीं हुए करंट ईयर में, हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 20,000 रुपीज। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 20,000 रुपीज। ये एंट्री पास करने से क्या होगा? आपके वेजेस जो 2,20,000 रुपीज के हैं वो 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे और 2,40,000 के हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारी ये लायबिलिटी रेज हो जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस की, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी साइड के अंदर। 5,000 की सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी एक्सपेंसेस जो आपके 55,000 के शो रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, एक्चुअल सैलरी एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 60,000 रुपीज के। तो 5,000 की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5,000 रुपीज। क्लियर है? इससे क्या होगा? सैलरी या एक्सपेंसेस आपके 5,000 से बढ़ के कितने हो जाएंगे अब? 60,000 रुपीज के। और अगेन ये आपकी लायबिलिटी रेज हो गई, जिसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करोगे। अब इनका फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट देखो बच्चों, एक तो आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम क्या दिखाते हैं? वेजेस दिखाते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू वेजेस। इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 2,20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने? 20,000। आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 2,40,000। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं लिखूंगा टू सैलरीज या टू सैलरीज अकाउंट। अमाउंट लिखूंगा 55,000 जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन था, और ऐड करता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज। आउटर कॉलम में आएगा 60,000 रुपीज। एक आपकी बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर आप आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाओगे, क्योंकि हमारी भाई एडजस्टमेंट एंट्री है ना, तो जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो फाइनल अकाउंट्स में दो जगह आती हैं। एक तो यहां आ गई ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग वेजेस, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000 रुपीज और आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज। ये आ गई आपकी बैलेंस शीट में। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है ना? यस सर। तो एक बार आप इसको रिवाइज करो, मैं आया 2-3 मिनट के अंदर, ठीक है ना? आप इसको रिवाइज करो, एक बार इसको देखो, इसमें कोई डाउट्स हो तो फिर मेरे से पूछो, चेक करो एक बार आप लोग। नाउ आवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस given on page number 22.4. प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ध्यान रखना, ये जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग है, अभी तो आप केवल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग इन चीजों को पढ़ रहे हो। जब आप नेक्स्ट ईयर में 12th क्लास की बुक्स पढ़ोगे तो वहां पर आप एक चैप्टर पढ़ोगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर ये आउटस्टैंडिंग जो वर्ड आपने पढ़ा ना भी एक्सपेंसेस के रिलेशन में, वहां पे उसको इनकम्स के रिलेशन में भी आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। हालांकि इनकम्स के रिलेशन में हमें बोलना चाहिए अक्रूड, यानी इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। लेकिन एक पर्टिकुलर चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन 12th क्लास सिलेबस, वहां पर इनकम के रिलेशन में भी कभी कभी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो वहां पर फिर मैं आपको चेक करूंगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा 11th क्लास में।
तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल लो या फिर अनएक्सपायर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल लो या फिर इनको बोलो आप एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या फिर इनको बोल लो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। पहले नॉर्मल सी एक चीज पूछता हूं आपसे, मान लो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और हम जिस प्रीमाइसेस में अपना ऑफिस रन कर रहे हैं उसका पर मंथ रेंट है 40,000 रुपीज। रेंट पर मंथ हमारा है 40,000 रुपीज। तो बोलो एक साल का रेंट का खर्चा कितना होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 कितना हो गया? 4,80,000। क्लियर? जवाब दो बच्चे, Yes, sir. काम नहीं चलेगा। 4,80,000 रुपीज। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21। While preparing the final accounts for the year ending 31st March 21, भाई हमने अप्रैल और मई 21 का जो रेंट था 2 × 40,000 यानी 80,000 रुपीज, वो भी हमने करंट ईयर में ही पे कर दिया। यानी करंट ईयर में टोटल रेंट हमने कितना पे किया? 480 + 80 यानी 5,60,000 रुपीज का ये हमने पे किया ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। टोटल रेंट हमने कितना पे किया इस करंट ईयर में? 5,60,000 रुपीज का। तो बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या 5,60,000 रुपीज को डेबिट होने देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहेगा कि केवल करंट फाइनेंशियल ईयर के रेंट एक्सपेंसेस ही आपको कंसिडर करने हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दैट इज व्हाई जो आपका रेंट अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रहा है और शो कर रहा होगा वो 5,60,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इस 5,60,000 में से 80,000 जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है उसको हमें करना पड़ेगा क्या? रिमूव करना है। एक्सपेंसेस आपको रिड्यूस करने हैं यानी एक्सपेंसेस अकाउंट तो होगा क्रेडिट। और क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर के 2 मंथ्स का रेंट एडवांस में दे दिया लैंडलॉर्ड को, तो नाउ वी हैव द राइट टू रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द लैंडलॉर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो राइट है यानी हमारी असेट है। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. एंट्री पास करोगे यहां पर प्रीपेड रेंट के लिए, ये रेंट प्रीपेड हो गया ना, तो एंट्री पास करोगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट या रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट। कितना? 80,000 रुपीज टू रेंट अकाउंट। 80,000 रुपीज। देखो एक तरफ तो प्रीपेड रेंट पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया, हमारी असेट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। पर्सनल नेचर का अकाउंट है, पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये सब। और रेंट अकाउंट जो कि 5,60,000 रुपीज का अब तक बैलेंस शो कर रहा था, अब यहां पर 80,000 इस एडजस्टमेंट एंट्री की पोस्टिंग करोगे तो 80,000 से रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बैलेंस जो बचेगा 4,80,000 दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. तो Yes, sir. सर Yes, इसको sir. फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? इसको हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे? फाइनल अकाउंट्स में जब आप दिखाओगे इसको, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे डेबिट साइड में टू रेंट अकाउंट। कितना लिखोगे? इनर कॉलम में लिखोगे 5,60,000 रुपीज। फिर लेस करोगे प्रीपेड रेंट। कितना?
80,000 रुपीज, आउटर में आ जाएगा 4,80,000 रुपीज। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंटेशन। और फिर आप बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट में असेट साइड में आप शो करोगे प्रीपेड रेंट या फिर अनएक्सपायर्ड रेंट, वो रेंट जो कि करंट ईयर में हमारा एक्सपायर नहीं हुआ। 80,000 रुपीज कैसे निकाला था? 2 मंथ्स का रेंट दिया था, 40,000 रुपीज पर मंथ था, तो 80,000 रुपीज बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करोगे। आई होप ये होगा आपको अब क्लियर। यस सर। कोई दिक्कतें हैं तो पूछ लो। अब बुक के अंदर आपको एक एग्जांपल गिवन है, वो आप करोगे अब सेल्फ, वो आपका है होमवर्क। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना उसमें भी, लेकिन वो छोटा सा एग्जांपल है, वो आपका होमवर्क है, वो आप करोगे। अच्छा सर, अगर सर ट्रायल बैलेंस के इनसाइड ही गिवन हो तो? ये आपका ट्रायल बैलेंस है। अगर प्रीपेड रेंट हमें ट्रायल बैलेंस में ही शो कर रखा हो 80,000 रुपीज का, नो डाउट डेबिट बैलेंस आएगा प्रीपेड रेंट का, और हमें रेंट अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, फिर रेंट अकाउंट कितने में दिखा रखा होगा? 480। अब 560 पे थोड़ी ना दिखाएगा, अब तो 480 पे दिखाएगा। उस केस के अंदर इनको फाइनल अकाउंट्स पे कैसे दिखाएंगे बेटा? प्रीपेड रेंट, ये तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में, और रेंट अकाउंट ये तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड के अंदर। ट्रायल बैलेंस में दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब जो एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास की थी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी पास हो चुकी है, तभी तो प्रीपेड रेंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर। तो ये होगी हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3। टोटल 22 एडजस्टमेंट्स आपको पढ़नी है, 22 में से 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आओ पढ़े चौथी एडजस्टमेंट। चौथी एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन। अरे सर, इसका तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, और क्या, बहुत इजी है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस के इनसाइड आपको दे रखी हैं कुछ असेट्स, जैसे आपको दे रखा है फर्नीचर, आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, आपको दे रखी है बिल्डिंग, फर्नीचर आपको दे रखा है मान लो 1 लाख रुपीस का, प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखी है 20 लाख रुपीस की, और बिल्डिंग आपको दे रखी है 1 करोड़ रुपीस की, 1 करोड़ रुपीस की। अब आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन या इन एडजस्टमेंट्स, आपको अगर एक पॉइंट गिवन हो कि डेप्रीसिएट फिक्स्ड असेट्स एट द रेट ऑफ 5%, 5% से आपको फिक्स्ड असेट्स क्या करनी है? डेप्रीसिएट करनी है। मैंने पर एनम नहीं लिखा है, यहाँ पर केवल 5% लिखा है। जब पर एनम नहीं लिखेंगे तो टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा, याद है ना? यस सर। तो बेटा फर्नीचर आपका 1 लाख रुपीस का है, 1 लाख का 5%, बोलो कितना हुआ? 5,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाओगे फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आपके 20 लाख रुपीस के हैं, 20 लाख का 10% होता है 2 लाख रुपीस, 5% हो गया आपका 1 लाख रुपीस। 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाओगे प्लांट एंड मशीनरी पर। बिल्डिंग 1 करोड़ की है, 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपीस, तो 5% कितना होगा? 5 लाख रुपीस। ये आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्रीज में आपसे पूछूं तो वो तो फिर बहुत छोटी चीज पूछ ली मैंने डेप्रिसिएशन का। जब तो आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके तो एंट्रीज पास करने में क्या दिक्कत है डेप्रिसिएशन की? एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट कितना 5 + 1 6 लाख 5,000 6,05,000 रुपीज टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1 लाख रुपीज और टू बिल्डिंग अकाउंट 5 लाख रुपीज। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। बोलो क्लियर? यस सर। हमने अपना डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस बुक किया। नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस अकाउंट हमने डेबिट किया और जो हमारे रियल नेचर के अकाउंट्स हैं, फिक्स्ड असेट अकाउंट रियल नेचर के होते हैं, उनमें रिडक्शन करना है। तो इन रियल अकाउंट्स असेट अकाउंट में अगर रिडक्शन करना है तो उन अकाउंट्स को आप क्रेडिट करोगे। असेट अकाउंट हमने कर दिए क्रेडिट, दैट इज फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड बिल्डिंग अकाउंट। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 5,000 था, 5,000 यहाँ क्रेडिट किया। प्लांट एंड मशीनरी पे 1 लाख था तो 1 लाख यहाँ क्रेडिट किया और बिल्डिंग पे 5 लाख था तो 5 लाख बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट किया। बोलो क्लियर? यस सर। अब इसका फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? बेटा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे तो डेबिट साइड में लिखोगे टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके लिख दो, ऑन फर्नीचर कितना 5,000, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज, ऑन बिल्डिंग 5 लाख रुपीज, आउटर कॉलम में 6,05,000 रुपीज। ठीक है। और बैलेंस शीट में सर कैसे प्रेजेंट करेंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड में आप पहले लिखोगे फर्नीचर। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज। लेस करोगे डेप्रीसिएशन 5,000 रुपीज, आउटर कॉलम में लिखोगे 95,000 रुपीज। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये हम क्या दिखा रहे हैं? ये हम दिखा रहे हैं डबल साइडेड इफेक्ट के आपका फर्नीचर अकाउंट था 1 लाख रुपीज का, डबल साइडेड इफेक्ट दिखा रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री का। एक तरफ तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन आ गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन को आपने लेस किया फर्नीचर से। तो 1 लाख माइनस 5,000 95,000 शो हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपकी कितने की थी? 20 लाख रुपीज की। यस और नो? लेस करोगे डेप्रीसिएशन, कितने का आया डेप्रीसिएशन? 1 लाख रुपीज का, आउटर कॉलम में दिखाओगे 19 लाख रुपीज। बोलो क्लियर? यस सर। उसके बाद आप शो करोगे असेट साइड में ही बिल्डिंग। बिल्डिंग थी आपकी 1 करोड़ रुपीज की और इस पे डेप्रिसिएशन था लेस डेप्रिसिएशन, कितना आया था? 5 लाख रुपीज। 5 लाख लेस करोगे 1 करोड़ में से 95 लाख रुपीज आप शो करोगे आउटर कॉलम में। तो ये है प्रेजेंटेशन इन द फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड टू एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ये हो गई हमारी 4th एडजस्टमेंट। अब आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो पहले आप वो पूछ लो। एनी डाउट्स? नो सर। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। तो आउट ऑफ 22 एडजस्टमेंट्स, वैसे मैं नंबर्स पे ध्यान नहीं देता हूं, फिर भी भाई तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो, हम 4 कंप्लीट कर चुके, रिमेनिंग रही 18।
अब ये हमें करनी है और इन 4 से रिलेटेड पहले कल हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम आगे की एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना कल की क्लास में जो 4 एडजस्टमेंट्स मैं पढ़ा चुका आपको, कौन कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, थर्ड हमने पढ़ी आज प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एंड फोर्थ हमने पढ़ी आज डेप्रिसिएशन। ये 4 एडजस्टमेंट्स अच्छे से रिवाइज करके कल की क्लास में आओगे। कल की क्लास में हम लॉन्ग साइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और कैसे एडजस्टमेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उनको फाइनल अकाउंट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है ताकि हमारा ये लॉन्ग साइज क्वेश्चन जो हाईएस्ट मार्क का आता है एग्जाम के अंदर वो नियर अबाउट 20 to 25 मिनट्स में हमारा कंप्लीट हो जाए। ये सारे स्टेप्स, ये सारी चीजें मैं कल आपको क्लास में सिखाऊंगा, तो मिस मत करना बच्चों कल की क्लास। That's all for today. Have a nice day to all of you guys. Goodbye. Thank you, sir. Welcome बच्चों, welcome.